गुड मॉर्निंग बच्चों, ध्यान दो इधर। सभी बच्चों का ऑनलाइन इतिहास के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम इतिहास का तीसरा पाठ उपयोजित इतिहास इस विषय की समीक्षा करने वाले हैं, इसका मूल्यांकन करने वाले हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में ही उपयोजित इतिहास इस पाठ के बारे में अध्ययन किया है। आज हम शॉर्टकट रूप में इसका मूल्यांकन करेंगे। इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से लिखे जाते हैं, प्रश्न कौन से पूछे जा सकते हैं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, और इस विषय के बारे में आप लोगों को कहीं पर भी अगर किसी प्रकार की डिफिकल्टी है, परेशानी है, तो अंत में जो 5 मिनट होते हैं उस समय पर आप मुझे ये प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं उपयोजित इतिहास। अच्छा बच्चों, उपयोजित इतिहास किसे कहते हैं, इसको हमको सबसे पहले इस पाठ को समझने से पहले हमको समझना जरूरी कि उपयोजित इतिहास किसे कहते हैं। ठीक है, तो उपयोजित इतिहास की सामान्य रूप से परिभाषा है सामान्य जनों का इतिहास। सामान्य जनों का, जो सामान्य जनता है, जो सामान्य लोग है, ये इनका इतिहास ये उपयोजित इतिहास के नाम से ही जाना जाता है। बच्चों ध्यान दो इधर, ये उपयोजित इतिहास का परिभाषा हम लोग किस प्रकार से करेंगे। देखो कि उपयोजित इतिहास संज्ञा के लिए लोगों, सामान्य जनों का इतिहास, यह वैकल्पिक शब्द प्रचलित है। किताब में आप लोग देखेंगे तो आपको पता है कि उपयोजित इतिहास की संज्ञा के लिए, इस वर्ड के लिए कि सामान्य जनों का इतिहास की वैकल्पिक शब्द दिया जाता है कि भूतकाल में घटित घटनाओं से संबंध में जो ज्ञान इतिहास द्वारा प्राप्त होता है, इसका उपयोग वर्तमान और भविष्य में सभी लोगों के लिए किस प्रकार हो सकता है, ये विचार उपयोजित इतिहास द्वारा, विषय द्वारा किया जाता है। अभी हम लोग, आप लोगों को मैं बता दूं बच्चों कि एक मराठी में मन है कि जे इतिहास विसरता ते कधी इतिहास घडू शकत नहीं, कि जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं वो कभी भी इतिहास बना नहीं सकते। तो हमको क्या है कि इतिहास में, इतिहास की भूतकालीन जो घटना है, इसको समझकर जो जो गलतियां हमने की है उसको सुधार कर हम अपना वर्तमान क्या करेंगे, अच्छे वर्तमान में उसका उपयोग करेंगे और हमारे भविष्य को हम सुधारेंगे। ये सबका ज्ञान उपयोजित इतिहास लेखन के द्वारा ही हमको होता है। देखो, उपयोजित इतिहास के क्षेत्र में केवल तज्ञ व्यक्तियों का ही नहीं वरना सामान्य लोगों का विविध रूप से सहभाग हो सकता है। कि उपयोजित इतिहास के क्षेत्र में ये सिर्फ तज्ञ, विशेष तज्ञ लोगों का ही, व्यक्तियों का समावेश नहीं होता, वरना सामान्य लोगों का उसमें समावेश होता है। संग्रहालय, प्राचीन स्थानों की सैर पर आने वाले पर्यटकों के रूप में लोगों का सहभाग महत्वपूर्ण होता है। संग्रहालय जहाँ पर अलग अलग प्रकार की इतिहास की चीजें रखी जाती है, प्राचीन स्थानों की सैर करने के लिए लोग जो जाते हैं, जो अपना प्रवास वर्णन लिखते हैं, उनसे हमको इतिहास प्राप्त होता है। पर्यटन के कारण लोगों में इतिहास के प्रति रुचि बढ़ने लगती है और पर्यटन के कारण लोगों को इतिहास के बारे में रुचि बढ़ने लगती है। कई बार जैसे तुम एक किले पर गए, तो किले पर हम घूमने के लिए गए तो हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि किले का निर्माण किसने किया, यहाँ पर सैनिक किस प्रकार से रहते थे, यहाँ पर अगर युद्ध होता था तो युद्ध के जो पहरेदार है, किले के पहरेदार है, वो किस प्रकार से उसकी रक्षा करते थे। तो लोगों के मन में एक प्रकार की क्या होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। साथ ही लोग अपने नगरों अथवा गांव के प्राचीन स्थानों के संरक्षण और संवर्धन की परियोजनाओं को सहभागी हो सकते हैं। इसके कारण क्या होता है, जब लोगों के अंदर रुचि बढ़ेगी तो जो प्राचीन हमारे गांव में, अपने शहर में जो वस्तु अस्तित्व में होती है, अपने शहरों में, अपने गांव में होती है, जो स्थान होते हैं, उनका संरक्षण करने और संवर्धन करने की परियोजना में भी क्या होते हैं, वो सहभागी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं उपयोजित इतिहास और विविध विषय में हुए अनुसंधान। कि उपयोजित इतिहास और विविध विषय में जो अनुसंधान हुए हैं वो किस प्रकार से, ये हमको समझना जरूरी है। ठीक है, देखो इतिहास का संबंध भूतकाल में घटित घटनाओं के साथ होता है। ये हमको पता है कि इतिहास क्या है, इतिहास का संबंध किसके साथ होता है, कि जो घटना भूतकाल में घटित हो चुकी है, ये सब इतिहास में दर्ज की जाती है। बच्चों आज मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, आज मैं तुमको यहाँ पर लेक्चर ले रहा हूँ, ये अगर कल चला गया तो ये इतिहास में गिनती हो गई इसकी। कल सर ने जो हमको इतिहास पढ़ाए थे, मतलब भूतकाल में घटित घटनाओं का संबंध ही इतिहास से होता है। वर्तमान में दिखाई देने वाले मानव का जीवन ताना बाना व्यतीत घटनाओं के कारण गुना जा चुका है। कि वर्तमान में
जो मानव अपना जीवन व्यतीत करता है, ये इसका ताना बाना जो है, इसका जो बेस है, इसकी जो पकड़ है, इसका जो पाया है, वो भूतकालिक घटनाओं से बना हुआ होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार अनेक विषयों के अनुसंधान में इतिहास की अनुसंधान पद्धति उपयुक्त सिद्ध, अनेक विषयों के संशोधन में, अनुसंधान में इतिहास पद्धति, इतिहास जो है वो महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों इसमें से दर्शन, कि दर्शन में इतिहास का अनुसंधान का क्या महत्व है। दर्शन में भी इतिहास होता है। देखो, विविध विचारधाराओं का उद्गम, उसका कारण बनी उसकी वैचारिक परंपरा, उन विचारधारा की प्रगति यात्रा के इतिहास को समझना, इसके लिए इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है। हमको अगर किसी प्रकार की विचारधाराओं का अध्ययन करना है, तो हमको विचारधाराओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो इसका उद्गम कहां से हुआ है, ये क्यों अस्तित्व में आया है, ये इसकी विकास की यात्रा जो है, वो इतिहास क्या है, ये हमको समझना जरूरी होता है। दर्शन को समझते समय वो दर्शन किस भाषा में व्यक्त हुआ है, उस भाषा के इतिहास को उपयोग होना, कि दर्शन को हम जब समझते हैं, तो ये किस भाषा में हुआ है, उसका इतिहास समझना हमारे लिए जरूरी होता है। उसके बाद बच्चों देखेंगे, दूसरा है विज्ञान। देखो, वैज्ञानिक आविष्कारों और सिद्धांतों का कालक्रम और उन आविष्कारों के कारण परंपरा की श्रृंखला को समझने के लिए विज्ञान के इतिहास का अध्ययन करना जरूरी है। अब विज्ञान, अब बच्चों इतिहास भी एक प्रकार का विज्ञान है। तुम अभी हम देखते हैं कि कोई भी चीज का आविष्कार होता है, अचानक आविष्कार हो गया क्या? थॉमस अल्वा एडिसन ने किसकी खोज की है? बिजली की खोज की है। बच्चों, बिजली को थॉमस अल्वा एडिसन ने की है। तो अचानक एक दिन उसके मन में आया कि एक बिजली के तार से करंट उत्पन्न करेंगे और लाइट जलेगा? नहीं, कम से कम 10,000 प्रयोग उन्होंने किए हैं। कितने प्रयोग किए हैं? कम से कम 10,000 प्रयोग उन्होंने किए हैं। हर प्रयोग के इतिहास को उन्होंने लिख के रखा है कि किस प्रकार से किया गया, उसके बाद जाकर बिजली का निर्माण हुआ है। मतलब विज्ञान आविष्कारों को समझने के लिए उसके द्वारा किए गए प्रयत्नों को समझना उसके इतिहास के माध्यम के लिए जरूरी माना जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे तकनीकी विज्ञान, टेक्नोलॉजी। अब बच्चों, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी को समझने के लिए हम समझे कि हम आज देखते हैं कि एकदम मोबाइल का निर्माण हो चुका है। आज हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ये मोबाइल, अचानक मोबाइल का निर्माण हो गया क्या? मोबाइल निर्माण से पहले टेलीफोन हुआ था करता था, सबसे पहले टेलीफोन हुआ करता था। टेलीफोन के बाद हमने देखे हैं कि इस प्रकार का कॉर्डलेस फोन तैयार हुआ था। मतलब इसमें टेक्नोलॉजी में प्रगति, विज्ञान के क्षेत्र में की गई प्रगति टेक्नोलॉजी कहलाती है। विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार हो गया, लेकिन उसके बाद उसमें क्या-क्या हुआ? आज हम देखें, आज हम मोबाइल इस प्रकार से हाथ में लेकर घूम रहे हैं। आज से अगर 15-50 साल पहले लोगों को बोलेंगे कि हम एक स्थान से 5,000 किलोमीटर दूरी पर लोगों से बात करेंगे। लोग यकीन मानते थे क्या? बोलते थे टेलीफोन के जरिए ठीक है कि हम टेलीफोन से बात करते हैं, लेकिन हम कहीं पर भी खड़े रहेंगे और बात करेंगे, ये लोग समझते थे क्या? नहीं। लेकिन ये मोबाइल का निर्माण करने भी उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, उसका इतिहास समझकर ही मोबाइल का निर्माण किया गया है। ये क्या है? तकनीकी विज्ञान है, ये है टेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखेंगे हम उद्योग धंधे और व्यापार। अब देखो, उद्योग धंधे और व्यापार के कारण मानव समाजों में बीच में पारस्परिक व्यवहार का क्षेत्र फैला है, कि उद्योग धंधों के कारण ही सामाजिक मानव समाज में एक दूसरे के बीच में संबंध फैला, सांस्कृतिक संबंध फैल चुका है। ठीक है, देखो, ये उद्योग धंधे और व्यापार के प्रबंधन का कारण एक अंग है, उसके इतिहास को समझना महत्वपूर्ण है। फिर ये किस प्रकार से व्यापार बढ़ा है, अभी व्यापार का निर्माण किस प्रकार से हुआ? अचानक ही लोगों के मन में ध्यान में आया है कि पैसे लेकर दूसरी वस्तु खरीदेंगे, नहीं। पहले क्या होता था? पहले वस्तु विनिमय पद्धति हुआ करती थी, कि हम देखते हैं गांव में वस्तु विनिमय पद्धति किसे कहेंगे? अभी लोग गांव में जो है अक्सर क्या करते थे कि खेती से फसल का उत्पादन करते थे। अब एक ही खेती में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सबका उत्पन्न कर नहीं सकते थे। तो क्या होता था? ये लोग जो जिस खेत में ज्वारी उत्पन्न होती थी, दूसरे खेत में बाजरा उत्पन्न होता था, तो एक दूसरे को वापिस देकर, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु क्या करते थे? वो खरीदते थे। अब ऐसा हो गया कि गांव में तुम देखेंगे 12 बलूतेदार हुआ करते थे, लोहार, सुनार, कुम्हार। अब इनको, ये लोहार करेंगे तो हथियार बनाएंगे, औजार बनाएंगे, तो इनको खाने की जरूरत महसूस होती थी कि नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। जब इनको जरूरत महसूस हो रही थी, क्या क्या करेंगे? लोहा खाएंगे? नहीं, वो क्या करते थे? जो जिसके पास अनाज होता था उसको वो वस्तु देते थे और उससे अनाज खरीद कर खाते थे। तो इसी प्रकार व्यापार और उद्योग धंधों का प्रसार होते रहा है, और इसको समझने के लिए हमको इनके इतिहास को समझना जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे प्रबंधन विज्ञान।
प्रबंधन विज्ञान क्या है? उत्पादन के संसाधन, मानव शक्ति और उत्पादन की विविध प्रक्रिया, बाजार और क्रय विक्रय के प्रबंध की श्रृंखला, इसमें संबंधित भूतकालीन व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसे समझना आवश्यक है। इस श्रृंखला से जुड़े विविध स्तरों के लोगों की मानसिकता को समझने के लिए इन सभी का भार किन अलग-अलग सामाजिक और सामाजिक संस्थाओं के संगठन पर निर्भर होता है। यदि उनका इतिहास समझना है तो वर्तमान समय में उनके विविध स्तरों पर प्रबंध करना सरल होगा। हम देखते हैं कि अब उत्पादन के संसाधन है, मानव शक्ति है, उत्पादन की विविध प्रक्रिया है, ये किस प्रकार से होनी चाहिए, आज हम इस किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, तो इसका इतिहास हमको समझना जरूरी है। तो इसका इतिहास हमको समझना जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे हम कला, कला का क्षेत्र। अभी कला देखो बच्चों, विविध कला क्षेत्रों में अभिव्यक्ति और उसके कारण वैचारिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर हुए कलाओं के विकास को समझना आवश्यक है। किसी भी कला की अभिव्यक्ति को, मर्म को कलाकृति बनाने वाली मानसिकता और विशिष्ट कला के विकास क्रम को सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है। अभी कला, अब देखते चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला। ये अचानक कोई अगर कला सीखना चाहे तो अचानक सीख लेगा क्या? अचानक सीख सकता है क्या बच्चों? नहीं। ये कला सीखने के लिए उसको इस कला के इतिहास को समझना जरूरी है। ये इसके इतिहास को समझना जरूरी है। चित्रकला करेंगे तो चित्रकला देखेंगे कि लियोनार्डो दा विंची ने जो जो सबसे पहले तस्वीर बनाई थी, उसमें तस्वीर में किस-किस बारीकों को, मोनालिसा की तस्वीर बनाई थी, किस-किस बारीकी का उपयोग किया गया है, किस प्रकार के रंग भरे हैं, तो उस प्रकार का इतिहास समझना हमारे लिए जरूरी है। जैसे कि शिल्प कला, पत्थर, अभी हम एक पत्थर लेंगे, उससे हम एक मूर्ति बना लेंगे, हो सकता है क्या ऐसा? नहीं। उसको मूर्ति बनाने के लिए, हमको मूर्ति कला बनाने के लिए किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है, इसका इतिहास समझना हमारे लिए जरूरी माना जाता है। उसका इतिहास समझना हमारे लिए जरूरी माना जाता है। संगीत कला, अब संगीत कला देखेंगे हम लोग। संगीत कला, अचानक कोई गाना गाना अच्छी तरह से शुरू कर देता है क्या? या तबला बजाना अचानक शुरू कर देता है क्या? नहीं करता है। अगर ये हमको सीखना है या हमको आत्मसात करना है, वर्तमान में इसका उपयोग हमको करना है, तो हमको क्या है, तो इनके जो इतिहास लिखा गया है, इनका जो इतिहास है, इसको समझना हमारे लिए क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? अब इसके बाद देखते हैं कि मानवीय ज्ञान शाखा, इतिहास, पुरातत्व, समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र जैसी ज्ञान शाखाओं के उद्गम और विकास को समझ लेना इन ज्ञान शाखाओं के अध्ययन का आवश्यक अंग है। कि इतिहास क्या है, उसका पुरातत्व विभाग क्या है, समाज विज्ञान किस प्रकार से है, मानव विज्ञान किस प्रकार से, राजनीति विज्ञान किस प्रकार से होता है, अर्थशास्त्र किस प्रकार से होता है, इनकी ज्ञान शाखाओं का उद्गम किस प्रकार से हुआ है, मनुष्य को समाज में अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करने के लिए, इन सब ज्ञान शाखाओं का अपने जीवन में उपयोग करने के लिए मनुष्य को इनके इतिहास को समझना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? फिर आगे का हम लोग चैप्टर देखेंगे, आगे का घटक देखेंगे, क्योंकि हमको शॉर्टकट में मूल्यांकन करना है इसका। ये क्या करना है हमको, पाठ का मूल्यांकन करना है, समीक्षा करना है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं बच्चों आप लोगों को। ठीक है बच्चों, हम संक्षेप में अब आप समझना शुरू करेंगे हम लोग कि उपयोजित इतिहास और वर्तमान काल। अब उपयोजित इतिहास और वर्तमान काल देखो कि भूतकाल में मृत और अमृत स्वरूप के जो अवशेष है वर्तमान काल में पाए जाते हैं। हमारे मन में उनके बारे में कुतूहल, जो भूतकाल में जो मूर्त स्वरूप हो गया, अमृत स्वरूप हो गया, जो जीवित है, अमृत है, मरा हुआ है, तो ऐसे स्वरूप को हमको हमको दिखाई देते हैं, तो इसके प्रति हमारे मन में एक प्रकार का कुतूहल पैदा होता है। तो इनके प्रति जिज्ञासा, इनके प्रति हमको इतिहास हमारे लिए समझना जरूरी माना जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत, क्योंकि विरासत है जो प्राचीन काल से हमको प्राप्त है। अब सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक विरासत किसे कहेंगे, ये टॉपिक हमारे सामने आ गया। तो सांस्कृतिक विरासत किसे कहेंगे बच्चों, ये हमको समझना जरूरी है। सांस्कृतिक विरासत की जो
विरासत मनुष्य अपने स्वयं के द्वारा तैयार करता है। जो चीजें मनुष्य अपने स्वयं के द्वारा अपने हाथों से तैयार करता है, वो सांस्कृतिक विरासत। वो कौन सी विरासत? सांस्कृतिक विरासत। और प्राकृतिक विरासत कि मनुष्य को जो विरासत प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से प्राप्त होती है, वो प्राकृतिक विरासत मानी जाती है। अब सांस्कृतिक विरासत के बच्चों दो प्रकार है। इसमें आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है कि सांस्कृतिक विरासत के दो प्रकार है। एक मूर्त सांस्कृतिक विरासत, दूसरा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। देखो, यह मानव निर्मित होती है, यह मूर्त और अमूर्त स्वरूप की होती है। सांस्कृतिक विरासत दो प्रकार की है। ये मानव निर्मित तो होती है, लेकिन दो प्रकार की, एक मूर्त सांस्कृतिक विरासत और एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अब देखो, मूर्त सांस्कृतिक विरासत में किनका समावेश होता है? देखो, इस वर्ग में प्राचीन स्थान, वस्तुएं, हस्तलिखित पांडुलिपियां, शिल्प, चित्र आदि का समावेश होता है। कि बच्चों, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं, समझ के हम उसके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ग में स्थान, कोई क्षेत्र, वास्तु, कोई बड़ी वस्तुएं, इमारतें, हस्तलिखित पांडुलिपियां, जो हस्तलिखित हाथ से लिखी पांडुलिपियां है, शिल्प है, पत्थरों के तराशी हुई मूर्ति है, चित्र है, आदि का समावेश काय में होता है? मूर्त सांस्कृतिक विरासत में होता है। और उसके बाद दूसरा प्रकार इसका अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। बच्चों, इसमें किसका समावेश होता है? देखो, इस वर्ग में निम्न मुद्दों का समावेश होता है। इस वर्ग में निम्नलिखित चीजों का समावेश होता है, मैं जो तुमको आपको बता रहा हूं। मौखिक परंपराएं और उनके लिए उपयोग में लाई जाने वाली भाषा। जो मौखिक परंपराएं होती है, जो बोली चाली होती है, कहानियां होती है, ये मौखिक परंपराएं है। गीत हो गया, पवाड़े हो गया, गीत होते कि नहीं? हम देखते हैं कि हमारे त्योहारों में हर प्रकार के गीत होते हैं। जैसे दिवाली का त्योहार हो रहा है, तो उसके दिवाली के गीत होते हैं। नाग पंचमी महाराष्ट्र में बहुत जोर से मनाई जाती है, उसके गीत होते हैं। अलग अलग त्योहार की परंपराएं होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि दिवाली में हम मिठाई बनाते हैं, उसी के प्रकार दिए जलाते हैं। ये हमारी परंपरा है कि नहीं है? परंपरा है कि नहीं है? ये इसको हमको समझना हमारे लिए जरूरी है। ये क्या है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। उसके बाद पारंपरिक ज्ञान, तीज त्योहार, पर्व मनाने की सामाजिक प्रथाएं और धार्मिक विधियां। हर धर्म के अंदर अलग अलग प्रकार की विशेष प्रकार की पूजा की जाती है। ये सब क्या है? हमारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। उसके बाद कला प्रस्तुतिकरण की पद्धति, कला को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, ये पद्धति किस प्रकार की है, ये हम अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। विशिष्ट पारंपरिक कौशल, इन परंपराओं, प्रथाओं, कौशलों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह वर्ग है। इन परंपराओं का, समूह, कौशलों का, प्रथाओं का एक अनुकरण करने वाले कौशल, ये सबका समावेश इसके अंतर्गत होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि सांस्कृतिक विरासत इसके दो प्रकार है, एक मूर्त सांस्कृतिक विरासत, एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अब इसमें से मूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सी है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सी है, ये हमको समझना जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं प्राकृतिक विरासत। क्या है? प्राकृतिक विरासत। अब बच्चों, आप लोगों के लिए समझना जरूरी है कि प्राकृतिक विरासत मतलब क्या? जो नेचुरल रूप से हमको प्राप्त हुई है, जो प्राकृतिक रूप से विरासत हमको मिली है, वो कौन सी विरासत मानी जाती है? प्राकृतिक विरासत मानी जाती है। देखो, प्राकृतिक विरासत के अवधारणा में प्रकृति में पाए जाने वाली जैव विविधता का विचार किया जाता है। अब जैव विविधता किसे कहते हैं? कि हमारे प्रकृति में विविध प्रकार के जीव, जंतु, पशु, पक्षी, प्राणी, ये सब अस्तित्व में है। इन सबको क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। ये जैव विविधता का, प्राकृतिक विरासत में जैव विविधता का समावेश होता है। इनमें निम्न घटकों का समावेश होता है। पहला, प्राणी, दूसरा वनस्पति जगत, और उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक परिसंस्था, और उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक जो परिसंस्थाएं होते हैं, भू रचनात्मक विशेषताएं होती है, इन सबका समावेश प्राकृतिक विरासत में होता है। प्राणी, मनुष्य भी एक प्राणी है ना, जंगली जानवर, ठीक है, वनस्पति जगत, पेड़ पौधे, पक्षी, हम देखते हैं विविध प्रकार के पेड़ पौधे जीव सृष्टि में अस्तित्व में है, और ये अस्तित्व में रहने के लिए किस प्रकार की परिसंस्थाएं होती है,
एक दूसरे का भोजन है। बच्चों भूगोल में आप लोगों ने देखेंगे परिसंस्था, भोजन की परिसंस्था लिखो। हम देखते हैं अनाज, अनाज को मनुष्य खाता है, मनुष्य जब मरता है उसको कीड़े-मकोड़े खाते हैं, कीड़े-मकोड़े को ये खाता है। हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये परिसंस्था है, ये इनका इतिहास समझना हमारे लिए ज़रूरी माना जाता है। ये प्राकृतिक विरासत में इसका समावेश होता है। ठीक है बच्चों, अब हम एक डिटेल रूप से देखो, आने वाली पीढ़ियों के हितों का संरक्षण करने के लिए हमारी विरासत का संरक्षण होना और आने वाली पीढ़ी के लिए ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना हमारे लिए जरूरी माना जाता है। विलुप्त होने की कगार पर पहुंची सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन की दृष्टि से विश्व संगठन यूनेस्को ने कुछ दिशा निर्देशक सिद्धांत किए कि ये हमारी ये विरासत है, इसका संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए, इसकी देखरेख होनी चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी इसका अध्ययन कर सके, इसको समझ सके, इसको देख सके। इसके लिए यूनेस्को ने एक दिशा निर्देशन दिया है। विश्व संगठन ने यूनेस्को द्वारा एक दिशा निर्देशक दिया, सिद्धांत दिया है कि इसको हमको अस्तित्व में लाना जरूरी है। इन दिशा निर्देशों के आधार पर विश्व विरासत पद हेतु पात्र सिद्ध होने वाले स्थानों परंपराओं की सूची तैयार की। इसमें विश्व विरासत की दृष्टि से कौन सी चीजें या कौन सी चीजों को मतलब प्राकृतिक में रखा गया है, सांस्कृतिक में रखा गया है, मृत में रखा गया है, अमृत में रखा गया है, ये हमको समझना जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब हम स्पष्ट रूप से देखेंगे भारत की एक चार्ट के हिसाब से देखेंगे हम लोग, किताब में दिया गया। आप अगर पेज नंबर 18 में देखेंगे तो आपको पूरा चार्ट दिखाई देगा, पूरा कॉलम दिखाई देगा। मैं एक बच्चों तुमको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ध्यान दो इधर। ठीक है बच्चों, पहले मैं आपको पढ़ता हूं, पहले समझाता हूं, उसके बाद चार्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। देखो, भारत की विश्व मौखिक और अमूर्त विरासत सूची में समावेश परंपराएं, कि हमारे देश की कौन सी परंपराएं हैं, हमारे देश की कौन सी परंपरा है जो विश्व विरासत की सूची में रखी गई है। ठीक है, तो देखो ये चार्ट में नहीं है बच्चों, ये किताब में है, मैं बोल रहा हूं, उसके बाद चार्ट का आएगा उसके अंदर। ठीक है, देखो कि पहला है 2001 में केरल की कुट्टियम सांस्कृतिक नाट्य परंपरा। पेज नंबर 18 में देखेंगे किताब में, तो आपको एक चार्ट पूरा रूप से दिखाई देगा कि केरल की कुट्टियम सांस्कृतिक नाट्य परंपरा है। दूसरा, वैदिक पठन परंपरा जो 2003 में है। 2005 में उत्तर भारत में की जाने वाली रामलीला की प्रस्तुति की 2005 में, जो उत्तर भारत में रामलीला बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है, वहां पर किस प्रकार की रामलीला प्रायोजित की जाती है, आयोजित की जाती है, ये हम सांस्कृतिक ये विश्व मौखिक अमृत विरासत सूची में इसका स्थान दिया गया है। गढ़वाल उत्तराखंड में प्रचलित रमन धार्मिक और विधि नाट्य, राजस्थान का कालबेलिया लोक संगीत और लोक नृत्य, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का छाऊ नृत्य, केरल में प्रचलित मुडियट्टू विधि नाट्य आणि नृत्य नाट्य, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में प्रचलित बौद्ध मंत्र पठन की परंपरा, मणिपुर में प्रचलित संकीर्तन परंपरा और पंजाब के ठठेरा समाज की तांबे और पीतल के बर्तन बनाने की कला परंपरा, नवरोज और योग भी 2016 में जो योग हम लोग करते हैं रामदेव बाबा के, ये भी हमारी एक अमृत विरासत सूची में इसका समावेश किया गया है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे जो आप लोगों को चार्ट में दिखाई दे रहा है, स्क्रीन में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि भारत के विश्व विरासत स्थान कौन से हैं। भारत के विश्व विरासत स्थान कौन से हैं? तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्व विरासत स्थान सांस्कृतिक है, मतलब सांस्कृतिक मतलब मानव निर्मित है। बहुत सी चीजें है बच्चों, कुछ चार्ट मैंने इसमें बनाया हूं, लेकिन कुछ अपनी किताब में भी बहुत बड़ा है, वो एक चार्ट में नहीं बैठ रहा, लेकिन मैं सबको आपको पढ़कर सुनाता हूं। ध्यान दो इधर, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, मैं बताता हूं बच्चों, आपको ध्यान दो इधर, चार्ट पे आप देख सकते हैं, चार्ट पे आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो भारत के विश्व विरासत के स्थान सांस्कृतिक मतलब मनुष्य के द्वारा निर्मित, सांस्कृतिक मतलब मनुष्य के द्वारा निर्मित। अब देखेंगे इसमें पहला कौन सा है, अब इसमें साल भी दिया गया है कि साल में विश्व विरासत स्थान में भारत में जो वास्तु है, जो इमारतें हैं, इनको विश्व विरासत सूची में स्थान दिया गया है।
1983 में आगरे का किला, ठीक है। 1983 में अजंता की गुफाएं, 1983 में ही अजंता की गुफाएं दी गई है। उसके बाद 1983 में ही वेरुल और एलोरा की गुफाएं। आप पेज नंबर 19 में जो आप कैलाश मंदिर वेरुल एरोला यहाँ पर देख सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद 1983 में ही ताजमहल, 1983 में ही ताजमहल, और उसके बाद देखेंगे 1984 में महाबलीपुरम के मंदिर, महाबलीपुरम के मंदिर, 1984 में कोणार्क का सूर्य मंदिर, 1984 में कोणार्क का सूर्य मंदिर भी विश्व विरासत सूची में इनका स्थान दिया गया है। 1986 में गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, 1986 में फतेहपुर सीकरी में आप देखेंगे जोधा महल देखेंगे, फतेहपुर सीकरी में जोधा महल जो अकबर के द्वारा अपनी पत्नी के लिए बनाया गया था, इतना सुंदर महल है, ये भी विश्व विरासत सूची में उनका स्थान दिया गया है। और 1986 में हम्पी का वास्तु संकुल, 1986 में खजुराहो के मंदिर, 1987 में घारापुरी एलिफेंटा की गुफा। घारापुरी एलिफेंटा मतलब कौन सी, आप लोगों का नया नाम लग रहा है, लेकिन मैं अगर आपको बोल दे एलिफेंटा, जो मुंबई में गेट ऑफ इंडिया से जहाज पकड़कर हम एलिफेंटा की गुफा में जाते हैं, उसे प्राचीन नाम उसका घारापुरी है। ये भी विश्व विरासत सूची में इसका स्थान दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 1987 में चोलों के मंदिर तंजौर का ब्रह्मदेश्वर, 2004 में मंदिर गंगे चोलीश्वरम का ब्रोतेश्वर मंदिर का दासूसुरम का इतेश्वर मंदिर, 1987 में पट्टदकल के मंदिर, 1989 में सांची का स्तूप, 1993 में हुमायूं की कब्र। इसमें नाम नहीं दिया गया बच्चों, ये चार्ट जो है, चार्ट में थोड़े कम नाम है, लेकिन इधर किताब में आप देखेंगे पेज नंबर 18 में आपको बड़े बड़े नाम दिखाई देंगे, वो मैं सब आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए उसके बाद हुमायूं की कब्र, कुतुब मीनार और परिसर की वस्तु, कुतुब मीनार इतनी बड़ी मीनार है भारत के अंदर, इसको भी विश्व विरासत सांस्कृतिक क्षेत्र में इसका स्थान दिया गया, इसको स्थान दिया गया है, ठीक है। दार्जिलिंग को हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे का, कालका शिमला रेलवे, बोध गया का बोधि मंदिर और परिसर, भीमबेटका का शौचालय, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व स्थान और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल 2004 में। मुंबई में सब देखते हैं वीटी, विक्टोरिया टर्मिनल पहले नाम था, लेकिन आज इसका नाम क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। लाल किला, जंतर मंतर, राजस्थान के पर्वतीय गढ़, गुजरात के पाटन में रानी की बाव, नालंदा महाविहार पुरातत्व स्थान, चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स और अहमदाबाद ऐतिहासिक नगर। अहमदाबाद जो है वो ऐतिहासिक नगर माना जाता है, अहमदाबाद जो है ऐतिहासिक। ये सब भारत के विश्व विरासत सूची में इसको स्थान दिया गया है, विश्व विरासत सूची में इसको स्थान क्या है, दिया गया है। समझ में आया बच्चों, आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद हम लोग देखें, ठीक है, इसके बाद मैं दूसरा चार्ट आप लोगों को शेयर करता हूं। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि भारत के विश्व विरासत स्थान प्राकृतिक रूप से कौन से स्थान जो प्रकृति के द्वारा तैयार किए गए, मानव निर्मित नहीं है, प्रकृति के द्वारा तैयार किए गए, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहले 1985 में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जंगल है, ये विश्व विरासत के स्थान पर प्राकृतिक रूप से इसको स्थान दिया गया है। कब दिया गया है, 1985 में काजीरंगा के राष्ट्रीय उद्यान, 1985 में केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान, 1985 में मानस वन्यजीव अभयारण्य, उसके बाद 1987 में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, 1987 में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ये प्राकृतिक विरासत है और इसको विश्व विरासत सूची में इसको स्थान दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है बच्चों। इसी को देखने के लिए विदेशी पर्यटक हमारे देश में आते हैं और इसी के द्वारा हमको विदेशी चलन प्राप्त होता है, हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है, हमको इनके द्वारा पैसा प्राप्त होता है, विदेशी चलन प्राप्त होता है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसलिए इन चीजों का संरक्षण और संवर्धन करना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखें नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी
और वैली ऑफ फ्लावर्स। उसके बाद देखेंगे बच्चों 1905 में और 2005 में राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान दिया गया, नाम नहीं दिया गया बच्चों, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो मुंबई में है, बोरीवली में इसका स्थान है। यहाँ से हम देखते हैं जाके, वहां पर संजय गांधी, बहुत बड़ा एक गेट बना हुआ है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये विश्व विरासत, प्राकृतिक विश्व विरासत सूची में इनको स्थान दिया गया है। ये प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से प्राप्त, मानव निर्मित नहीं है। पश्चिमी घाट, ग्रेट हिमालय पार्क, ठीक है। उसी के साथ साथ भारत में मिश्र स्वरूप के विश्व विरासत स्थान, मिश्र, इसमें कांचनगंगा का राष्ट्रीय उद्यान, कांचनगंगा का राष्ट्रीय उद्यान का भी समावेश इसके अंतर्गत होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया यहाँ तक? अब हम बच्चों इसका आगे बढ़कर इससे संबंधित व्यवसायिक क्षेत्र कौन से है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि इससे मतलब इसका अब देश के लिए रोजगार उत्पन्न करना और कौन से इसका संरक्षण करना, कैसे इस प्रकार का संवर्धन करना, ये इसके बारे में, इसके लिए व्यवसायिक क्षेत्र कौन से, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, नीचे दिए गए उल्लेखित क्षेत्र में कानूनी नियम और सार्वजनिक नीतियां निश्चित करने हेतु इतिहास का ज्ञान उपयोगी सिद्ध होता है। क्योंकि उल्लेखित क्षेत्रों में ये क्षेत्र है जैसे कि संग्रहालय और अभिलेखागार, ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण और संवर्धन, पर्यटन और आतिथ्य, मनोरंजन और संपर्क माध्यम। अब इसमें क्या होता है बच्चों, ऐसी चीजों में मतलब क्या होता है कि ये करना, मतलब विदेशी पर्यटकों को बढ़ाने के लिए, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए इनका संरक्षण और संवर्धन करना जरूरी है। तो इसके क्षेत्र में भी एक प्रकार का रोजगार प्राप्त होता है। अब रोजगार प्राप्त करने के लिए कौन सी चीजें हमारे लिए होना जरूरी है, आत्मसात करना जरूरी है, इसमें हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में प्रबंधन के लिए विशेष कौशल प्राप्त मानव शक्ति की आवश्यकता होती है। इसका प्रबंधन करने के लिए, इनको विशेष कौशल प्राप्त करने के लिए मानव शक्ति की आवश्यकता होती है, इनका प्रबंधन करने के लिए। जैसे कि स्थापत्य, विरासत, अभियंता, इतिहासकार, पुरातत्व संग्रहपाल, सामाजिक वैज्ञानिक, अभिलेखागार, प्रबंधक, विधि तज्ञ, छायाचित्र तज्ञ आदि। यह सूची समाप्त नहीं होती है। प्राचीन स्थानों, वस्तुओं और वस्तुओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर सभी तज्ञों को पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक होता है। जो तज्ञ व्यक्ति वहां पर रखते हैं तो इनको पर्याप्त ज्ञान होना जरूरी माना जाता है, और इनको सब ज्ञान होगा तब यहाँ पर इनको रोजगार उत्पन्न होगा, विविध प्रकार के क्षेत्र यहाँ पर उपलब्ध होंगे। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं। देखो इस पाठ में हमने देखा है कि उपयोजित इतिहास का कार्य क्षेत्र, लोगों के इतिहास के बारे में जागरण किस प्रकार किया जा सकता है, हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विकास का, विरासत का संरक्षण और संवर्धन विषय में समाज में किस प्रकार से जागृति निर्माण की जा सकती है, इसके लिए इतिहास के ज्ञान का उपयोग कैसे किया जा सकता है, हमारी जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत है इसका संरक्षण और संवर्धन किस प्रकार से किया जा सकता है, लोगों के अंदर किस प्रकार से जागृति उत्पन्न की जाती है, ये इतिहास के माध्यम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया, पाठ अपना यहाँ पर खत्म हुआ है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर किस प्रकार से होते हैं उसको समझेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों को। बच्चों इसमें दिया गया है, इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखो कि पहला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। अब मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, ये आप लोगों को सब आपके सर लोग भी बताएंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि प्रश्न जब रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाती है तो प्रश्नों को पूरा लिखने का और जो उत्तर लिख लिए उसको अंडरलाइन करने का, अधोरेखित करने का। जैसे कि संसार का सबसे प्राचीन संग्रहालय रिक्त स्थान नगर का उत्खनन करते समय प्राप्त हुआ, समय पाया गया है, तो उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, संसार का सबसे प्राचीन संग्रहालय उर नगर का उत्खनन करते हुए पाया गया। इसका आंसर है उर, इसका आंसर है उर, और उर लिखकर उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार रिक्त स्थान में से है। अब भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार कहां पर है, कैसा है, तो ये हमको उसका जो आंसर है, उसको जो आंसर है, जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, तो हमको क्या करेंगे कि हम जो आंसर है उसको पूरा वाक्य लिखकर उसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें से, निम्न में से असत्य जोड़ी में सुधार कर पूर्ण लिखिए। अब देखो इसमें क्या लिखा गया है, सुधार कर पूर्ण लिखिए। इसमें सुधार कर हमको लिखना नहीं होता है बच्चों, हमको सुधार कर पूर्ण लिखना नहीं होता है, सिर्फ हमको
जो असत्य जोड़ी है वही पहचानना होता है, जो असत्य जोड़ी है वही पहचानना होता है। इसमें से जैसे जैसे कुट्टियम, कुयट्टम केरल की सांस्कृतिक नाट्य परंपरा, रमन पश्चिम बंगाल का नृत्य, रामलीला उत्तर भारत की प्रस्तुति, कालबेलिया राजस्थान का लोक संगीत और लोक नृत्य। अब इसमें से सही कौन सा है बच्चों? जो गलत जो है वो हमको क्या करेंगे, सिर्फ हम उसका क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ हमको जो गलत है वो गलत को हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पर उल्लेख करना पड़ेगा, सिर्फ गलत का हमको उल्लेख करना पड़ेगा। बस ध्यान रखो आप, गलत को हम लोग सिर्फ उल्लेख करना पड़ेगा, और गलत को उल्लेख करने के लिए हमको जो जोड़ी गलत है वो जोड़ी यहाँ पर असत्य जोड़ी, असत्य जोड़ी, और उसका आंसर वहां पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं गलत कौन सा है बच्चों, गलत कौन सा है, देखो कुट्टे रमन पश्चिम बंगाल का नृत्य, ये आंसर क्या है, ये जोड़ी गलत है। पश्चिम बंगाल का नृत्य कौन सा है, रमन काका है, रमन लिखेंगे हम लोग, पश्चिम बंगाल का नहीं है, काका है गढ़वाल का, उत्तराखंड का है, काका है उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का, गढ़वाल उत्तराखंड का। ठीक है, ये हम सिर्फ यहाँ पर ये जोड़ी लिखेंगे, असत्य जोड़ी, और वहां पर लिखेंगे ये रमन पश्चिम बंगाल का नृत्य। पहचानना नहीं है हमको, हमको सही करके लिखना नहीं है, सही करके हमको लिखना नहीं है। उसके बाद निम्न अवधारणा को स्पष्ट करो, मतलब टिप्पणी पूछी जाती है बच्चों, इसमें से आपको उपयोजित इतिहास, अभिलेखागार, इसके ऊपर टिप्पणी लिखना है। और उसके बाद निम्न प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखो। सामान्य जनों का इतिहास, इस अवधारणा को स्पष्ट, सामान्य जनों का इतिहास किसे कहते हैं इसको समझना जरूरी है। उसके बाद ऐतिहासिक विरासत स्थानों के संदर्भ में यूनेस्को के कौन से काम किए गए हैं, सांस्कृतिक विरासत सूची में महाराष्ट्र में कौन से स्थान समाविष्ट हुए उनके खोजिए और लिखिए। और उसके बाद एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो स्क्रीन पर बराबर नहीं आया है, निम्नलिखित संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए। 2 मार्क का प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, प्राकृत सांस्कृतिक विरासत। अब मैंने तुमको बताया था मृत और अमृत, यहाँ पर मृत सांस्कृतिक विरासत, अमृत सांस्कृतिक विरासत। अब मृत सांस्कृतिक विरासत में किन किन चीजों का समावेश होता है ये हमको लिखना है, और अमृत सांस्कृतिक विरासत में किन किन चीजों का समावेश होता है ये लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, उसको समझना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद प्रश्न पूछा था 5वां, निम्नलिखित कथनों को कारण सहित स्पष्ट करो। कथनों को कारण वहां पर स्पष्ट करना है, ये भी बच्चों 2-3 मार्क का पूछा जाता है, इसको भी समझना जरूरी है। उसके बाद बड़े क्वेश्चन जो 3 मार्क के पूछे जाते हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए, विस्तार से लिखना है, अच्छी जानकारी लिखना है, कम से कम बच्चों इसमें 100 शब्द का उपयोग तो इसमें होना चाहिए, 80 से 100 शब्दों तक, तभी आप लोगों को पूरे मार्क उसमें मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अपना पार्ट यहाँ पर खत्म होता है, समाप्त होता है। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की डिफिकल्टी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ पूजा पांडा बेटा पूछो। पूछ सकते हैं आप लोग, कोई भी डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं आप लोग। बच्चों आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर ये संकल्पना चित्र कितने मार्क्स का आएगा? कौन सा बेटा? संकल्पना चित्र। संकल्पना चित्र बच्चों 4 मार्क का पूछा जाएगा आपको, 2 संकल्पना चित्र पूछे जाएंगे, 2 संकल्पना चित्र आपको पूरा करना होता है। ये एक जो है 2 मार्क का आता है, एक 2 मार्क आता है, टोटल 4 मार्क के लिए होता है। ठीक है, अच्छा थैंक यू सर। हाँ ओके बेटा। मनीष चौहान। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये अपना निबंध कितने मार्क्स का आएगा? बेटा इसमें निबंध थोड़ी आता है, लेकिन सर लैंग्वेज स्टडी में। बेटा लैंग्वेज स्टडी में जो निबंध है वो लैंग्वेज स्टडी जो लेक्चर होता है तो आप उसमें पूछो ना। आप अभी हम लोग इतिहास से संबंधित बात करेंगे, इतिहास विषय से संबंधित बात करेंगे। ठीक है,
सर असत्य जोड़ी कितने मार्क्स का आता है? हाँ, असत्य जोड़ी बच्चा 3 मार्क की आती है। 3 असत्य जोड़ी 3 मार्क के लिए आती है, और 3 में अच्छा से सर। एक एक करके 3 मार्क होती है। तो एक जोड़ी 1 मार्क की, दूसरी जोड़ी 2 मार्क की, तीसरी जोड़ी 3 मार्क की, ऐसा होता है। एक मार्क के लिए आता है, 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बेटा? 3 मार्क के लिए असत्य जोड़ी पूछी जाती है। 3 जोड़ी हमको कंप्लीट सही करनी होती है, मतलब पहचाननी होती है। एक जोड़ी को 1 मार्क। हाँ, बोलिए और।